बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ लंदन से, और हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदीक साहब ने। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इशू ऐसा है तो जरा काम छोड़ के इस पे जरा गुफ्तगू करना बड़ी जरूरी है। लोगों को कंफ्यूजन बड़ी है, या लाइल्मी है, कम इल्मी है, या उन्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन लोग सवाल बड़े कर रहे हैं इस पे, तो इसलिए इस पे तो गुफ्तगू जरूरी। मैंने आज की नशिस्त इसीलिए रखी, और हमारा क्योंकि प्रोग्राम जो है वो एक ही प्रोग्राम आता है 24 घंटे में, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि डेवलपमेंट्स है और सवालात हैं लोगों के, तो हम अपने प्रोग्राम को भी उसमें तरतीब दें। सवाल ये था सदीक साहब और अपने व्यूअर्स के लिए भी, कि क्या हुआ उस रेफरेंस का और क्रिएटिव अपील का, और फिर अब क्या होने जा रहा है। सर, इतनी देर क्यों लग रही है? फैसला तो आ जाना चाहिए। हम जब एहतसाब की बात करते हैं, देखें, मैं एक बतौर आम पाकिस्तानी अदालतों की तरफ देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि फैसले मेरिट पे हों, आम बंदे को इंसाफ मिले, और जब इन जजेस के अपने केसेस होंगे तो हम चाहेंगे कि यही मेयार उनके ऊपर भी जो है वो लागू किया जाए। सर, ये डिले क्यों हो रहा है? जस्टिस काजी फाजीसा रेफरेंस, क्यूरेटिव अपील, और फिर हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि मुझे अगर अपना रोल प्ले करना पड़ा तो मैं करूंगा। पहले तो हमें ये समझा दें थोड़ा सा डिले क्यों हो रहा है, और ये केस था क्या, ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिन लोगों अच्छा ने इसको फॉलो नहीं किया। जी अच्छा, पहली तो बात है, आपको याद होगा कि 21 अप्रैल रेलेवेंट डेट है अभी, जो कि आप ऑफ एंड बात कर रहे हैं हम, जब फैसला आ गया था, और फैसला आके बाकायदा कहा गया था कि एफबीआर जो है, मामला भिजवाया गया एफबीआर के पास कि इन प्रॉपर्टीज की जिनकी ओनरशिप जस्टिस काजी फाजीसा या उनकी मिसेज मान चुकी थी, तो हमको एक्सप्लेन करना था कि वाकई वो प्रॉपर्टीज अगर खरीदी हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज से खरीदी हैं। वो यही कह रहे थे ना कि जस्टिस काजी फाजीसा का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है इन जायदादों का, उनकी मिसेज के नाम थी। अब यही कि उनकी ओनरशिप कैसे आई उनके पास, पैसे परचेज कैसे आया, अगर उनका है तो उन्हें अपने सोर्स बताने हैं कि कहाँ से खरीदा, किस तरह खरीदा। वरना आपको पता है नैब का ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 देख लें, जब अपने बच्चों के स्पाउस के नाम पर जायदादें होंगी तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर की कहलाएंगे। ये एक मुरवजा कानून है, तयशुदा कानून है, और उसमें बड़ी जजमेंटें आ चुकी हैं। ये कहा गया था, मामला गया, आपको याद होगा, एफबीआर के पास। एफबीआर ने बकायदा नोटिस किए, बड़ी लंबी, बड़ी डिटेल में समाअत हुई, और बाकायदा वो फैसला आ गया। अब फैसला आने के साथ साथ जस्टिस काजी फायदीसा ने मुख्तलिफ दरखास्तें, पहली दरखास्त तो ये दे दी, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वक्त जाया हुआ इस हवाले से। लोगों का कहना है कि यानी गैर जरूरी दरखास्तें थी, ये उनका कहना है लोगों का, और फिर वो किसी हद तक बात सच भी साबित होती है। कैसे? यानी कि पहले नजरसानी का वही बेंच सुने, पहली बात तो ये आई। दूसरी, जब वो फैसला आ गया कि नहीं भाई, चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, फिर बना दिया गया कि जनाब लाइव कवरेज होनी चाहिए। मेरे मेरे जो मैं जो आर्गूमेंट कर रहा हूँ, वो लाइव कवरेज वाले भी आपके सामने दरखास्त खारिज हो गई। तो फिर मामला चला सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये वही मामला, आपको याद होगा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के 3 सवाल थे उन असासाजात के बारे में। और वो आपको याद होगा कि इनकम एफबीआर ने जब रिपोर्ट दाखिल की, उन्होंने इनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो सरीना ईसा साहबा ने फाइल की थी, उनको कंपाइल किया, रिकंसाइल किया, तो तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए के करीब आमदन आई, और 1 करोड़ में से उन्होंने घर के खर्चे भी करने हैं, तो 10.5 करोड़ के करीब की ये प्रॉपर्टियां थी। जब वो ये सारा कुछ सामने लेकर आए, तो 10.5 करोड़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। उन्होंने बिल्कुल ठीक है। बताया कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। अब वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसा जमा कराया, वो सोर्स क्या था, कहां से आया था, क्या वो बाहर से आया था? अगर बाहर से आया था तो फिर तो एग्जम्पशन थी, पाकिस्तानी करेंसी अकाउंट में पैसा जमा करा भी दे, फर्क कोई नहीं पड़ता। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से, वो एग्रीकल्चर इनकम का भी कोई प्रूफ नहीं दे पाए कि क्या है। और मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात की थी कि 1998 और 1989 का चौधरी मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ के वालिद जो हैं, उन्होंने 9,36,211 आमदन डिक्लेयर की थी, और जो अरबों की प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं, 40,000 रुपया उसमें एग्रीकल्चर इनकम का भी डिक्लेयर किया था। यानी इनकम टैक्स की रिटर्नों में आप एग्जाम आमदन को डिक्लेयर करते हैं। ये वो सारी चीजें थी। फिर दो सवाल साथ और पैदा हुए थे। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो पैसे मैंने बाहर भेजे हैं, ये बच्चों के
अखराजात, उनकी फीसिस वगैरह के हवाले से हैं। तो अगर ये पैसे प्रॉपर्टी खरीद ली गई तो फीसों के खर्चे, रहन सहन वो कैसे चला, वो भी नहीं आ सका। फिर ज्वाइंट अकाउंट निकला था जस्टिस कादी फैसला और सरीना ईसा का, और अगर आप अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते, इखलाक हुसैन का केस है, जज थे और उनको इस बुनियाद के ऊपर निकाल दिया गया था। अब वो ये सारे फैक्ट्स थे, इनको सामने रखते हुए जो लार्जर बेंच था, लार्जर बेंच में 6 मेंबर बेंच ने ये कहा कि एफबीआर के पास मामला नहीं भिजवाना चाहे, और वो रिपोर्ट भी कहा कि इंफॉर्मेशन भी सारी खत्म कर दी जाए। तो इससे बजाय ये हो गया कि रिटर्नेंट हो गया आर्टिकल 209 कि जो इंफॉर्मेशन आई है गलत है या सही है, जो भी है वो जानिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, वो देखे कि इसको इन सारे मामले को आकर उसको अगर कोई केस बनता है जस्टिस सर क्यूरेटिव अपील, अब क्यूरेटिव अपील पे आ जाए, बैकग्राउंड मैं उसी पे आता हूं। अब ये जो बुनियाद है, एफबीआर ने कहा कि ये सारा जो फैसला कर दिया है तो 3.5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी निकाली मिसेस सरीना ईसा की कि इन पे इतना टैक्स बनता है, जो कि ये आमदन है, आमदन पे टैक्स नहीं दिया। और वाकई अगर आप इतनी आमदन आई तो टैक्स दे रहे हैं, तो 3.5 करोड़ के करीब टैक्स बना था। उन्होंने ये फाइल किया कि ये टैक्स है। इस जजमेंट ने 2 काम जो किए, यानी एक तो एफबीआर का राइट था, अगर सरीना ईसा की प्रॉपर्टियां हैं, उन्होंने अपने जायज तरीके से पैसे खरीदे हैं, वरना तो कंसीलमेंटली तो वो टैक्स चला जाता है। बाकी हुकूमत की तरफ से ये मामला या प्रेसिडेंट या बाकी लोगों की तरफ से था कि ये अगर सारा कुछ ही खत्म कर देंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे करेगी। जब पहला फैसला आया था और वहां ये कहा गया था कि आज खुद इख्तियारात हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो सारे मामले को देख सकती है। अब वजह क्या है कि जब तक ये तफसीली फैसला नहीं आ जाता, नंबर 1, अगर तफसीली फैसला फर्ज करे नहीं भी आना तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, यानी वो जो प्रॉपर्टी सामने है सारा कुछ छोड़ दें एफबीआर की रिपोर्ट को भी, तो उस पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है नई दरखास्त जो है नजर चौहान ने दे दी है, वो भी अपनी जगह पर पेंडिंग पड़ी है। अब कंफ्यूजन या ये है या ऐसे मामले है कि जब तक वो तफसीली फैसला नहीं आता, दूसरा अगर तफसीली फैसले में रीजन आ जाती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 188 और 187 और 184(3) के तहत दायर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक है नजरसानी एक दफा हो सकती है। तो नजरसानी तो एक दफा हो चुकी है, अब दूसरी नजरसानी हो नहीं सकती है, रूल्स में लिखा है। लेकिन आइन के आर्टिकल 188 में ये नहीं है कि नजरसानी एक दफा होनी है, 2 दफा होनी है, 4 दफा होनी है। वहां ये कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत जो है बाकायदा एक कानून साजी करके ये तय कर सकती है। तो क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यही है कि आर्टिकल 188 को, 187 को, 185 में रख के वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है अपनी वो कार्रवाई करे, और जो कमियां रह गई हैं उसको नजरसानी के ऊपर दूर कैसे किया जा सकता है। सर ये डिले क्यों हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। अगर क्यूरेटिव अपील डिले, आपका रेफरेंस दूसरा भी आ गया, डिले सबूत तलाश किए जा रहे हैं, ये जवाब अभी घड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ बात में क्या हो, लेकिन क्या किस चीज का इंतजार है? ये एक तासुर भी है सर, किसी फैसला नहीं आना। देखें, अगर किसी को लिंगर ऑन करना है या समझते हैं कि यार ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको छोड़ दिया जाए, और जो भी इसके अंदर फरीक हैं उनको खामोश करें, डिलेइंग टैक्टिक्स अदालतों में इस्तेमाल की जाती हैं। हम बात कर रहे हैं एक सिटिंग जज के हवाले से, सर डिले क्यों किया जा रहा है? देखिए छुट्टियां थी, छुट्टियों में फैसला लिखा जा सकता था। यहाँ जिन्होंने जो माइनॉरिटी व्यू है ना, माइनॉरिटी व्यू ने तो अपना जो फैसला है उसी को अपना कहना है, वो फैसला ठीक था कि जो अपना एफबीआर को रिपोर्टें भिजवाई थी, उनके लिए तो इतना डिटेल में फैसला लिखने वाला मसला है नहीं। अगर डिटेल में लिखना भी है तो उन्होंने तो अपना व्यू नहीं चेंज किया ना, कि जो फैसला आ चुका था। अब ये जजेस जिन्होंने अपना व्यू तब्दील किया है और जो कहते हैं कि एफबीआर के पास नहीं जाना चाहिए था, तफसीली वजूहत तो इस बेंच को देनी है। और जस्टिस मकबूल बाकर ऑथर हैं, उन्होंने जो फैसला लिखा है बाकी इसमें, और उनमें जस्टिस मंजूर मलिक साहब तो रिटायर हो गए हुए हैं, उन्होंने रीजनिंग देखी नहीं है। यानी उन्होंने फैसले पे तो सारा वो जो शॉर्ट फैसला आया उस पर दस्तखत तो कर दिए, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने तफसीली रीजन तो उन्होंने भी नहीं देखे हैं कि वो तफसीली रीजन है क्या। वो तफसीली रीजन तो कौम इंतजार कर रही है, और तफसीली रीजन मेरा नहीं कहती भाई, इनको जिन जजेस ने उसको सेट असाइड किया उनके पास मवाद मटेरियल तो यकीनन मौजूद होगा, उनके पास रीजन भी मौजूद होंगे कि जिस फैसले पे पहुंचे वो रीजनिंग जो है, वो रीजनिंग को छुट्टियां भी थी और टाइम भी काफी था। और वैसे भी आम बाकायदा एक जजमेंट आ चुकी है, वो तो रिजर्व फैसलों के बारे में है कि रिजर्व फैसलों के आपने फौरी तौर पर इतने माह के अंदर सुनाना है।
لیکن یہ ایک اضطرابی کیفیت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اتنی بڑی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. یہ جو بھی تفصیلی وجوہات ہے جیسے مقبول باقر وغیرہ جو باقی بینچ نے یہ دینے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم کو پتا چل سکے کہ اگلی سمت کیا ہوگی. کیا جو صدر پاکستان نے اپنا اگر وہ بدنیتی نہیں میلس کی بنیاد پر اگر وہ خارج ہو گیا لیکن وہ انفارمیشن تو موجود ہے. سپریم جوڈیشل کونسل آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت از خود اختیارات استعمال کر سکتی ہے. یا جو نیا ریفرنس آیا ہے کیا وہ نیا ریفرنس بھی چلے گا یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہ وہ سارا کچھ ختم کر دیا یا کوئی مٹی ڈال دی گئی. تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بڑا ضروری ہے. دوسری بات عرفان صاحب اور یاد رکھیے گا، پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ، اگر آپ سرکاری افسر ہیں، مس کنڈکٹ میں آپ کو محکمے سے اگر نکالا جاتا ہے، اگر وہ پیسہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو نیب کا ریفرنس پھر بھی چلتا ہے. تو یہاں ایک تشنگی موجود ہے اور میں نے باقاعدہ چیئرمین نیب کو خط لکھا تھا کہ اس بات کی وجوہات دے کہ اگر یہ مس کنڈکٹ اپنی جگہ ہے لیکن اگر یہ ایسا پیسہ موجود ہے جو بظاہر تو یعنی میں نے مثال بھی آپ کو یاد ہے دی تھی کہ ایک بندہ سمگلنگ کرتا ہے تو سمگلنگ کا پیسہ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو وہ ٹیکس دے دیتا ہے تو ٹیکس تو دے دیا، لیکن سمگلنگ کا پیسہ یا کرپشن کا پیسہ وہ تو بلیک منی ہے، وہ تو ایک علیحدہ جرم ہے، اس جرم کی ایک علیحدہ سزا ملنی ہے. یہ دیکھتے ہیں نیب اب کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر یا سپریم جوڈیشل کونسل کیا کہتی ہے، سوری سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. بہت شکریہ ارجن. یہ ہمارا آج کا ایک خصوصی ڈسکس تھی جسٹس قاضی فادی ریفرنس کے حوالے سے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا. چوہان صاحب، نظر چوہان صاحب نے اس حوالے سے ایک اور درخواست دائر کی ہے، ریفرنس دائر کیا ہے، اس کے اوپر بھی ابھی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا. یہ ہیں پاکستان کی عدالتیں اور جن لوگوں نے انصاف کرنا ہے ان کے اوپر ریفرنسز کی سچویشن اس وقت یہ ہے. قوم منتظر ہے. اپنا کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے